नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी को कैसे मात दी जाए, इसकी प्लानिंग बीजेपी ने लगभग तैयार कर ली है। बीजेपी ने बंगाल जीतने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह के पास यहां की कमान है और पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ कुछ बैठकें भी हुई है, जिन बैठकों में इस बार की रणनीति तैयार की गई है कि पिछली बार से अलग कैसे ममता बनर्जी को घेरा जाए, कैसे जो पिछली बार कमियां रह गई उसे दूर किया जाए, 77 सीटों को 155 प्लस सीटों में बदला जाए। 4 दांव तैयार किए गए हैं जिसके जरिए बीजेपी ममता बनर्जी को घेरने वाले हैं। इस पूरी प्लानिंग में पश्चिम बंगाल को एक इकाई की जगह 3 हिस्सों में देखा जा रहा है: उत्तरी बंगाल, दक्षिणी बंगाल और राणा बंगाल क्षेत्र। इसमें बीजेपी की क्या परफॉर्मेंस रही और उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसका पिछला आंकड़ा उत्तरी बंगाल में 54 सीटें हैं, जिसमें टीएमसी को 23 सीटें, बीजेपी को 30 सीटें मिली थी। दक्षिणी बंगाल में 184 सीटें हैं, टीएमसी को 159, बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। राणा बंगाल क्षेत्र है जो कि पर्वतीय इलाका है, लाल मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, इसके कारण नाम पड़ा है। यहाँ पे 56 सीटें हैं और टीएमसी को 33, बीजेपी को 22 सीटें मिली थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो टीएमसी को 29 सीटें मिली थी, 7 का फायदा हुआ था और बीजेपी को 12 सीटें मिली थी। 6 का नुकसान हुआ था, जो बीजेपी के लिए उस वक्त बड़ा झटका भी था। इन आंकड़ों के आधार पर ही एक प्लानिंग तैयार की गई है। जैसे कि उत्तरी बंगाल की ही बात करें तो 54 सीटें हैं, बीजेपी 30 तक पहुंची थी। अब थोड़ा ही आंकड़ा है जिसको अगर बढ़ाया जा सके तो आप 150 का टारगेट पार कर सकते हैं दूसरी जगह से, और इसको यहाँ पे कुछ यहाँ से मिला के इसके लिए थोड़े थोड़े सब जगहों से पाने के लिए सबसे पहले बीजेपी उस वोटर को टारगेट करना चाहती है जो ममता बनर्जी को अभी तक मुस्लिम वोटर के अलावा जो दूसरा वोटर है वो ममता बनर्जी के साथ बना हुआ है। अब इस वोटर को टारगेट करने के लिए खास तौर से हिंदुओं को ममता बनर्जी के शासन की कमियां बताई जाएगी। बीजेपी ने यह तय किया है कि इस बार ममता बनर्जी को टारगेट नहीं किया जाएगा, इस बार दिल्ली नीति अपनाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल को टारगेट करने के बजाय लोगों को यह बताना कि दिल्ली के कामों का क्या हुआ, दिल्ली में यमुना सफाई का क्या हुआ, प्रदूषण का क्या हुआ, जाम का क्या हुआ, आखिर विकास के कामों का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अब इसी रणनीति के साथ बीजेपी बंगाल में उतरने वाली है। पिछली बार ममता बनर्जी को डायरेक्ट टारगेट किया गया जिसका खास फायदा नहीं हुआ, फायदा मिला लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह गई। इस बार पार्टी को टारगेट किया जाएगा, सरकार को टारगेट किया जाएगा, जिसमें कानून व्यवस्था बड़ा मसला होगा, जिसके जरिए जो पश्चिम बंगाल का एक बुद्धिजीवी वर्ग है, भद्र मानुष जिसे कहा जाता है, जो अब भी कुछ हद तक ममता बनर्जी के साथ है, या कहे जिसका बड़ा हिस्सा ममता बनर्जी के साथ रहता है, उसमें से कुछ सेक्युलरिज्म भी सवार रहता है, तो उनको इस शासन व्यवस्था की कमियां दिखाई जाएगी। भ्रष्टाचार के मामले ममता बनर्जी के कई मंत्री और इनके भांजे अभिषेक बनर्जी खुद फंसे हुए हैं। मंत्रियों के घर में कैश तक मिल चुका है। भ्रष्टाचार के मामले सामने रखे जाएंगे। रेप के मामले किस तरह से आ रहे हैं, कोलकाता लॉ कॉलेज का मामला, अभी दुर्गापुर का मामला जिसमें ममता बनर्जी खुद लड़की को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, इस मानसिकता को भी दिखाया जाएगा। साथ ही हर तरह के मामले में आरजी कार केस हो या फिर कोलकाता लॉ कॉलेज का मामला हो, टीएमसी के नेता पाए जाते हैं। यानी कि कैसे पार्टी के नेताओं की मनमानियां चल रही है और वो इतने बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं, इसको लेकर भी जनता के बीच में जाया जाएगा और वहां की पश्चिम बंगाल की स्थिति लोगों को दिखाई जाएगी कि आखिर ममता सरकार में क्या हाल है। चाहे उसे महंगाई का मुद्दा हो, सड़कों का मुद्दा हो, विकास कार्य हो, गांव की स्थिति हो, ये सारी चीज़ों को तैयार करके लोगों के सामने रखा जाएगा। अब बात सिर्फ ममता बनर्जी की ही नहीं होने वाली है। दूसरी जो रणनीति उन्होंने तैयार की है उसमें घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव के मुद्दे को आगे बढ़ाना है। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय में, खास तौर से 15 अगस्त के समय से पीएम मोदी जो है वो उन्होंने घोषणा की थी कि एक उच्च स्तरीय डेमोग्राफी मिशन बनेगा
जो कि इस बात को बताएगा एक रिपोर्ट तैयार करके कि घुसपैठ कितनी हुई है, घुसपैठ का असर क्या है, और कुछ सिफारिशें भी करेगा जैसे कम किया जा सकता है। अब ये घुसपैठ का मुद्दा सबसे ज़्यादा उठता है असम में और पश्चिम बंगाल में। असम में तो भाजपा की सरकार है और बड़े स्तर पर घुसपैठ के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन ममता बनर्जी इसमें बड़ा ढीला ढाला रवैया अपनाती हैं और इसी बात को अब जनता के सामने एक सही तरीके से पेश किया जाएगा। अभी एसआईआर भी होने वाली है और ममता बनर्जी साफ तौर पर अभी से ही विरोध कर रही है कि इससे तो लोगों के जो वोटिंग राइट्स हैं वो छिन जाएंगे। लेकिन यहाँ बात मतदान के अधिकार की नहीं है, यहाँ बात तो घुसपैठियों को बचाने की है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि मालदा और दक्षिणी परगना इलाके में वोटर आईडी बनाने के लिए कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। पहले जहां एक दिन में 100 आवेदन आते थे, वहां अब 900 से 1000 आवेदन आ रहे हैं। यानी कि वोटर आईडी में नाम दर्ज करवाने के लिए होड़ लग गई है, क्योंकि अभी चुनाव भी आ रहा है, अभी एसआईआर भी होने वाला है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के 3 अधिकारियों और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर को अभी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, क्योंकि वह गलत तरीकों से लोगों के नाम चढ़वा रहे थे। मालदा और दक्षिण 24 परगना का इलाका जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, तो ममता बनर्जी बांग्लादेश के लोगों को भारत में वोट डलवाने के लिए बड़ा ही अनुकूल माहौल तैयार करके देती है। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग मदद करते हैं और वह कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। इस तरह के आरोप भी लगते हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री कह चुके हैं यह बात। अब गृह मंत्री कोई ऐसे ही तो कह नहीं रहे होंगे, तो ममता बनर्जी की इसी बात को लोगों तक पहुँचाया जाएगा। वैसे तो 120 मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें कई वोट निर्णायक भी होते हैं। अब तो वहाँ पे घुसपैठ ही ज़्यादा हो गए हैं। भारत के मुसलमान वहाँ पर कम मिलेंगे, बांग्लादेशी मुसलमान ज़्यादा निकलेंगे। भारत की जो यहाँ के मुसलमान हैं उनकी नौकरियाँ भी खा रहे हैं, उनके संसाधन भी खा रहे हैं, क्योंकि संख्या तो बढ़ जाती है। लेकिन वहाँ उस चीज़ को रोकने की कोशिश नहीं होती। लेकिन जहाँ पे निर्णायक वोट नहीं है, जहाँ पे ऐसा है कि संख्या है लेकिन हिंदुओं की संख्या भी ज़्यादा है, अगर हिंदुओं का वोट एकजुट होता है तो वो निर्णायक स्थिति में आ सकता है। तो ऐसे में लोगों तक यह पहुँचाया जाएगा कि डेमोग्राफी आपके इलाके में कर क्या रही है, यहाँ पे बदलाव किस तरह का हो रहा है। और अगर आज आप एकजुट नहीं होते हैं तो कल को आप वहाँ पे अल्पसंख्यक बनकर रह जाएंगे और अल्पसंख्यक कहलाएंगे। और जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो स्थिति कहीं भी हो सकती है। और मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी का क्या रवैया था? अगर केंद्र सरकार वहाँ पे अर्धसैनिक बलों को नहीं भेजती तो वहाँ पे हिंदू इलाके खाली हो चुके होते। तो यह स्थितियाँ लोगों के सामने रखी जाएगी। तीसरा जो तरीका बीजेपी अपनाने वाली है वो पिछली बार से यह अलग है कि इस बार दल बदलुओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने ही नेताओं से अधिक उम्मीदवार उतारे जाएंगे। पिछली बार आपने देखा होगा कि चुनाव से पहले कई टीएमसी के नेता बीजेपी में शामिल हुए, जिससे यह भी कहा गया कि टीएमसी के लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन इसका खास फायदा बीजेपी को नहीं मिला था। बाद में जो हार के कारणों की पड़ताल हुई उसमें सामने आया। इसके बजाय जो पार्टी के पुराने नेता हैं, जो इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, निष्ठावान नेता हैं, वह अलग नाराज हो गए थे। अब ऐसे ही नेताओं को आगे बढ़ाया जाएगा जो पार्टी के लिए इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, संगठन तैयार कर रहे हैं, वफादारी रखते हैं। अब उन पे भरोसा जताया जाएगा और बीजेपी उन पर दांव लगाएगी, ना कि बाहर से आने वाले नेताओं को पैराशूट की तरह उतारा जाएगा। अभी लोकसभा के चुनाव में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उसमें भी संगठन की कमी पाई गई है कि संगठन उस तरह से मजबूत नहीं है और सक्रिय नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोकल लेवल पर संगठन नहीं है, लेकिन एक निष्क्रियता आ गई, क्योंकि शायद कहीं यह भी लगा हो कि मौका नहीं मिला है पुराने नेताओं को, और जो दूसरी पार्टी से आता है उसको त्वरित फायदे मिल जाता है। अब अगर उसको त्वरित फायदा नहीं मिलता, सत्ता में नहीं आते, जीतते नहीं हैं, तो वो तुरंत वापस चले जाते हैं उसी पार्टी में जो सत्ता में बैठी है। लेकिन जो बरसों बरसों से काम कर रहा है वो बीजेपी को छोड़कर नहीं जाएगा। तो यह भी एक कमी देखी गई और अब इसमें सुधार करने की कोशिश की जा रही है कि इस बार अपने नेताओं के बूते ही बीजेपी उतरेगी।
चौथा, बीजेपी ने एक 1-to-1 मार्किंग की रणनीति तैयार की है कि टीएमसी के गढ़ों को चिन्हित करके उनको टारगेट किया जाए, जैसे कि कोलकाता है, दक्षिणी 24 परगना है, जहां पे लगातार टीएमसी जीत रही है। एंटी इनकम्बेंसी घोर है और वहां पे चांस है दूसरी पार्टी के लिए। कुछ जगह ऐसी भी है जो मुस्लिम बहुल भी है, लेकिन वहां पर आप क्या कर सकते हैं? अल्पसंख्यकों के लिए आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? अगर ध्रुवीकरण जरा भी कमजोर होता है तो आपके लिए क्या मौके बन सकते हैं? तो इस 1-to-1 मार्किंग में देखा जाएगा कि आप उम्मीदवार कौन सा उतारे जो एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ सही साबित हो सके, लोग उस पर भरोसा कर सके। दूसरा, जो वहां पे इतने लंबे समय से नेता हैं और अगर वो नहीं बदला जा रहा है उम्मीदवार, तो आप उसकी कमियों को कैसे उजागर कर सकते हैं? तो उनके लिए एक अलग रणनीति तैयार हो रही है इस 1-to-1 मार्किंग के तहत। तो बीजेपी इस बार पश्चिम बंगाल के मैदान में पिछली बार से ज्यादा ताकत से उतरने वाली है। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।